बायो का चैप्टर नंबर 3 परिवहन लेके आए हैं। परिवहन के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। और जितने भी बच्चे ज्वाइनिंग नहीं किए हैं ऐप में तो ज्वाइनिंग कर लीजिए। यूट्यूब में चैनल है और प्ले स्टोर में मेरा ऐप डाउनलोड है सलाम सर नाम से, उसको डाउनलोड कीजिए। कम रुपया में क्रैश कोर्स बिहार बोर्ड का ज्वाइनिंग कर लीजिए, बहुत ही कम रुपया में, जो आपको हर वो चीज मिल जाएगा, वीडियो और ऑल पीडीएफ मिल जाएगा। तो अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे परिवहन चैप्टर नंबर 3 परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। देख सकते हैं पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर हो चुका है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो परिवहन में क्या क्या होता है, परिवहन का मतलब क्या है, हम लोग अभी परिवहन को समझेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ देख सकते हैं, पदार्थ का परिवहन क्या है। परिवहन क्या है, तो हम लोग आंसर पढ़ेंगे, उपयोगी पदार्थ का शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचने तथा हानिकारक पदार्थ को कोशिकाओं से बाहर निकालने की प्रक्रिया को परिवहन कहा जाता है। जो भी चीज हम लोग क्या सांस ग्रहण करते हैं, खाते पीते हैं, तो उपयोगी पदार्थ बनते हैं जो पूरे शरीर में पहुंचाती है, और हानिकारक पदार्थ को फिर शरीर से क्या करती है, बाहर निकालने का कार्य करती है। उसी को क्या कहा जाएगा, पदार्थ का परिवहन। पूरे शरीर में ट्रांसफर डेली हम लोग का होते रहता है। हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालता है और जो लाभदायक पदार्थ होता है, उपयोगी पदार्थ होता है, पूरे शरीर को पहुंचा देती है और विटामिन मिलती है, प्रोटीन मिलती है। उसी को क्या कहेंगे, पदार्थ का परिवहन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, देख सकते हैं कि जाइलम उत्तक क्या है। जाइलम उत्तक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाइलम और फ्लोएम से, क्योंकि बिहार बोर्ड में हर साल ये क्वेश्चन आते हैं। तो इस उत्तक द्वारा जल एवं खनिज लवण का परिवहन जड़ से पत्तियों तक होता है। अगर एग्जाम्पल ले, हम लोग कोई एक पौधा बनाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक पौधा बनाते हैं, ये पौधा बनाते हैं अगर, तो क्या करती है, जाइलम का काम क्या होता है, खनिज लवण को नीचे पानी नीचे से जड़ के द्वारा, मूल रोम के द्वारा पत्तियों तक को पहुंचाने का कार्य करती है, पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करती है। उसे क्या कहते हैं हम लोग, जाइलम। यानी सिंपल भाषा में मूल रोम जड़ से, अपनी जड़ से पानी खनिज लवण को क्या करती है, नीचे से पूरे शरीर तक पहुंचाने का कार्य करती है पेड़ पौधों में। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, जाइलम उत्तक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हैं हम लोग के पास फ्लोएम। फ्लोएम उत्तक क्या है, तो फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों होता है। यानी पेड़ पौधों में जाइलम का काम क्या है, सिर्फ नीचे से जड़ से पूरे शरीर में पहुंचाता है, ऊपर तक पत्तियों तक लेके जाती है। लेकिन फ्लोएम का काम क्या है, पेड़ पौधों में नीचे से लेकर के ऊपर और पूरे पत्तियों तक पहुंचाती है, फिर ऊपर से लेकर के नीचे, यानी ऊपर और नीचे दोनों ओर क्या होता है, परिवहन होता है। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट आपका कटेगा। तो फ्लोएम में कौन सा कार्य होता है, ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है, और यह परिवहन पत्तियों से पौधों के सभी अंगों में होता है। पत्तियों से लेकर के पौधों के हर अंग तक पहुंचाने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर पढ़ेंगे, यहाँ नोट पॉइंट में दिया हुआ कुछ, पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन जाइलम और फ्लोएम द्वारा होता है। तो देख सकते हैं ये मेरा कुछ उदाहरण है जाइलम और फ्लोएम का। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे नेक्स्ट। जाइलम और फ्लोएम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिहार बोर्ड में कई बार आ चुका है, इसलिए जाइलम फ्लोएम को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, और इसलिए उसको हम पहले दिए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, और हर हालत में हर साल आता है ये जाइलम और फ्लोएम। तो अब जाइलम और फ्लोएम में हम लोग अंतर स्पष्ट करेंगे। तो अब देख सकते हैं कि जाइलम, इसकी कोशिकाएं मृत होती है, क्या होती है, मृत, लेकिन इसकी कोशिका क्या होती है, जीवित होती है। यानी फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है और जाइलम की कोशिका क्या होती है, मृत होती है। यह जल एवं घुलित खनिजों का क्या करता है, स्थानांतरण करता है। लेकिन ये फ्लोएम क्या करती है, ये खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है, यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर दोनों ओर करता है। अब हम लोग तीसरा पॉइंट इसका पढ़ेंगे, इसमें जल एवं घुलित खनिज लवणों का बहाव ऊपर की ओर करता है, ऊपर की ओर, यानी जाइलम क्या करता है, नीचे से ऊपर की ओर लेके जाती है। जाइलम खाद्य पदार्थों को क्या करती है, जड़ से ऊपर की ओर लेके जाती है, लेकिन इसमें खाद्य पदार्थों का ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जाइलम और फ्लोएम। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है, वाष्पोत्सर्जन क्या है। तो पौधों के कई भागों से जल का रंध्र, रंध्र को स्टोमाटा कहा जाता है, जो पत्तों में होता है। ठीक है, पत्तों में होता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। रंध्र भाग इस भाग में होता है, यहाँ इसको रंध्र कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है या स्टोमाटा कहा जाता है। तो यहाँ पौधों के कई भागों से जल का रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में निकलने की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। हम लोग सुबह सुबह ज्यादातर देखते हैं कि पेड़ पौधों से कुहासा टाइप का पत्तों से निकलता है, भीजा हुआ रहता है सुबह सुबह, तो वो क्या होता है, उसका कुहासा बनकर के, यानी
छोटा छोटा दाना बनकर के पानी के रूप में क्या होता है वो निकासी करने लगता है, तो उसी को क्या कहेंगे वाष्पोत्सर्जन। यानी जो वो दिन भर पानी पीती है मूलरूम के द्वारा और क्या करती है रात होने के बाद सुबह तक वो क्या करती है इसके द्वारा निकासी कर लेती है पानी को, जल को पत्तों के रंध्र द्वारा, पत्तों को क्या करती है पत्तों के रंध्र द्वारा पानी का निकासी करती है, यानी निकालने का काम करती है, उसी को क्या कहेंगे हम लोग वाष्पोत्सर्जन। यानी सिंपल भाषा में पौधे दिन भर मूल रूम द्वारा पत्तों तक पानी पहुंचाती है और सुबह वही पत्तों द्वारा पानी क्या हो जाती है निकासी होने लगती है, यानी निकलने लगती है, उसी को क्या कहेंगे हम लोग उसी को वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। अब यहाँ है नोट पॉइंट, यह प्रक्रिया ही मुख्य रूप से क्या कहलाता है पत्तियों में होता है। ये प्रक्रिया कहाँ होता है पत्तियों में, क्योंकि पत्तों द्वारा ही उसका पानी का क्या होता है निकासी होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में परिसंचरण तंत्र क्या है। तो जंतुओं में परिवहन के लिए 3 अंग होते हैं, 3 तंत्र होते हैं परिवहन के लिए। तो ये जितना भी था हम लोग का पेड़ पौधा का था, पेड़ पौधों में परिवहन। अब हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में, जंतुओं में परिवहन कितने तरह से होते हैं, तो 3 तंत्र से होते हैं। एक रुधिर या रक्त या हृदय, उसके बाद रुधिर या रक्त वाहिनी, ये तीनों तरीका से क्या होता है पूरे शरीर में जंतुओं का परिसंचरण होता है, यानी खून का पूरा सप्लाई होता है। तो हम लोग रक्त परिवहन हम लोग तंत्र पढ़ेंगे, इसके बारे में देख सकें। तो अब परिभाषा हम लोग रक्त का कैसे बोलेंगे, तो रक्त लाल रक्त एक क्या है गाढ़ा है, क्षारीय है। गाढ़ा क्षारीय का मतलब ये हल्का सा क्या होता है करवापन होता है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। यह एक तरल पदार्थ है, तरल का मतलब पानी के जैसा भिजा हुआ तरल पदार्थ होता है, जो हृदय और रक्त वाहिनी द्वारा क्या होती है प्रवाहित होती है। हृदय पंप करती है, जो धमनी द्वारा पूरे शरीर में क्या होती है बहने लगती है, वो रक्त वाहिनी कहा जाता है, द्वारा प्रवाहित होती है बहने लगती है। और तरल संयोजी उत्तक है, ये क्या है तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट था इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे इसका रक्त की संरचना का वर्णन कीजिए। तो रक्त कितने प्रकार के होते हैं, अब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यहाँ इस क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे। रक्त की संरचना का वर्णन कीजिए। तो रक्त की संरचना को अगर हम लोग देखें तो कितने रक्त को बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। या रक्त के कितने घटक होते हैं, तो 2 घटक होते हैं, याद रखना है। नंबर 1 प्लाविका या प्लाज्मा, नंबर 2 लाल रक्त कोशिका। प्लाविक या प्लाज्मा, नंबर 2 लाल रक्त कोशिका। नंबर 1 प्लाविक या प्लाज्मा, यह हल्के पीले रंग का होता है, हल्का सा पीला होता है, चिपचिपा होता है, ये चिपचिपा द्रव होता है। ठीक है, जो आयतन के हिसाब से पूरे शरीर का करीब 55% यही होता है पीला भाग, ये हल्का पीला होता है। उसके बाद और द्रव के जैसा चिपचिपा होता है और 55% भाग इसी का होता है। तो उस चीज को देखेंगे। 90% तो जल होता है, उस 55% प्लाज्मा होता है, 45% लाल रक्त होता है, 0.18% ग्लूकोज होता है, 60% प्रोटीन होता है, 0.5% वसा होता है, जो हमारे शरीर के खून में जो पाया जाता है। ये सब चीज की मात्रा होती है जो पूरे शरीर को पहुंचाने का कार्य करती है कोशिका मतलब। लाल रक्त कोशिका, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण क्या होती है लाल दिखाई देती है, लाल दिखाई देती है। आगे देखेंगे श्वेत रक्त। अच्छा, इसके अंदर श्वेत रक्त भी पाया जाता है, जो बहुत ही कम मात्रा में होती है। अगर कहीं कट उठ जाए तो श्वेत रक्त क्या करता है कीटाणुओं के साथ लड़ने में क्या करती है मदद करती है, कीटाणु विषाणु को ज्यादातर फैलने नहीं देती है। तो श्वेत रक्त हमारे शरीर में होती है, बहुत कम मात्रा में होती है। तो ये अनिश्चित आकार का होती है श्वेत रक्त, श्वेत यानी सफेद कलर का खून हम लोग के शरीर में होता है, जो बहुत कम मात्रा में होता है और ये कितने अनिश्चित आकार की होती है। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, अभी बताएं, यानी हीमोग्लोबिन के कारण खून लाल दिखाई देता है, लेकिन श्वेत रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए खून क्या होता है श्वेत होता है, जिसके कारण ये रंगहीन होती है, इसलिए ये श्वेत दिखाई देता है। रक्त पट्टिकाणु, ये खून का ही तीसरा भाग है, देख सकते हैं रक्त पट्टिकाणु, ये बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, रक्त पट्टिकाणु में बिंबाणु और थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट आपका आएगा। हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं नया क्वेश्चन है हम लोग के सामने। धमनी और शिराओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। अभी जो बताया हम लोग, क्योंकि धमनी इंपॉर्टेंट होता है, जो पूरे शरीर को क्या करती है खून बहाव करती है, और उसके बाद शिरा क्या करती है अशुद्ध खून को शरीर से दिल में लेके आती है और वो फेफड़ा तक पहुंचाने का काम करती है। तो अब अभी हम लोग पढ़ेंगे धमनी और शिराओं में अंतर पढ़ेंगे। देख सकते हैं धमनियों में रक्त बहाव, रक्त जो होता है हृदय अंगों की ओर ले जाती है। धमनी क्या करती है, यानी रक्त को दिल से पूरे शरीर में लेके जाने का कार्य करती है। तो शिराओं में रक्त अंगों से हृदय की ओर ले आता है,
यानी पूरे शरीर से दिल में लेके आता है अशुद्ध खून को। कौन? सीरा। धमनी क्या करता है? धमनी शुद्ध खून को दिल से पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती है। नंबर 2 में है धमनियों में रक्त रुक रुक कर चलती है। धमनियों से पंप मारती है दिल, तब क्या होती है? धमनियों में खून रुक रुक कर चलती है, थोड़ा धीरे धीरे चलती है। लेकिन शिराओं में रक्त के बहाव की गति धीमी होती है। ये क्या होती है? धीमी, यानी स्लो मात्रा में, बहुत कम स्लो मात्रा में आती है। अब हम लोग तीसरा पॉइंट में देखेंगे, इनकी भित्तियां अत्यधिक मोटी होती है। याद रखिएगा, क्योंकि धमनी से जो खून निकलती है मोटी होती है और वो क्या होती है? लाल होती है और लचीली होती है। और शिराओं में इनकी भित्तियां पतली होती है, उसमें मोटी थी, इसमें पतली होती है। वो लाल और ये क्या होती है? नीला। और लचीली, लचीली दोनों में होती है। ठीक है, इसमें शुद्ध रक्त बहाव होता है। शुद्ध रक्त यानी खून को बहाव करती है, लेकिन इसमें अशुद्ध खून को बहाव होता है जो पूरे शरीर से बाहर फिर से वापस लेके आती है। तो इंपॉर्टेंट बात था, इसको भी अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 9। मनुष्य के हृदय का वर्णन कीजिए। तो मनुष्य का हृदय कैसा होता है, हृदय को हम लोग बनाएंगे, हृदय के बारे में समझेंगे। हृदय के बारे में यहाँ पूरा क्वेश्चन को समझाया जाएगा। मानव हृदय शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर हृदय ना रहे तो खून बहाव बंद हो जाएगा, हम लोग इंसान नहीं रहेंगे। यह एक मुट्ठी के आकार का होता है। इसका आकार मुट्ठी के आकार का होता है, दिल। ठीक है, जो पूरे शरीर में रक्त पंप करता है, पूरे शरीर में खून को बहाने का काम करते रहता है। इसका वजन 250 से 350 ग्राम होता है। याद रखिएगा, 250 से लेकर के 350 ग्राम तक होता है। अत्यंत कोमल, यह क्या होता है? अत्यंत कोमल मार्शल रचना है। बहुत ही कोमल होता है और मार्शल होता है। कोमल और मार्शल यानी लचीले टाइप का होता है, जो पसलियों के नीचे होता है। पसली है, हम लोग का पसली है, पसलियों के जस्ट नीचे होता है, जो बाएं तरफ होता है। पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। ठीक है, ये दिल हम लोग का वर्णन था दिल के बारे में। उम्मीद करते हैं कि सिंपल भाषा में आपको समझ में आ रहा था। बहुत ही सिंपल परिभाषा है, आसान है, दिक्कत नहीं होगा। अब ये रहा दिल हम लोग का, जो आपको क्या करना होगा? बनाना होगा। ये देख सकते हैं, ये हम लोग का धमनी है, इसको धमनी बोलेंगे, जो पूरे शरीर से खून को लेके बहाने का काम करती है, दिल से पूरे शरीर में फैलाती है। और ये है शीरा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? शीरा, जो बाहर की ओर से खून को लेके, अशुद्ध खून को लेके आती है। इसके पार्ट का बात अगर बोले दिल के अंदर, तो कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। दायां अनिल, बायां अनिल, दायां नीले, बायां नीले, 4 पार्ट होते हैं। तो देखेंगे, चित्र देख सकते हैं, ये किताब वाला चित्र है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देख सकते हैं, ये धमनी है, धमनी है, महाधमनी देख सकते हैं। पूरा शरीर में क्या करती है? खून को बहाती है, लाल खून को पूरे शरीर में फैलाती है। और उसके बाद हम लोग के पास ये शीरा है, तो शीरा, इसको बोलेंगे शीरा, जो क्या करती है? अशुद्ध खून को पूरे शरीर से अंदर लेके आती है। ठीक है, ये महाधमनी जो दिल से पंप करता है, पूरे शरीर में खून को पहुंचाती है। और ये शीरा है, शीरा जिसको क्या करती है? बाहर से पूरे शरीर से अंदर लेकर के आती है। ये दोनों ही क्या होती है? शीरा और धमनी। अब हम लोग देखें तो दिल का कितने पार्ट है? 4, 1, 2, 3, 4, ये 4 पार्ट होता है। किसको क्या कहा जाता है? देख सकते हैं, दायां अलिंद, बायां अलिंद, ये पॉइंट याद रखिएगा, दायां अलिंद, बायां अलिंद, उसके बाद दायां नीले, दायां नीले, बायां नीले, ये चारों पार्ट का नाम है। इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ छोटा सा एक नस होता है, जिसे फुसफुस शीरा कहते हैं। ये छोटा छोटा होता है, बहुत छोटा, और जिसे फुसफुस शीरा कहा जाता है। और उसके बाद शीराओं से एक ठो निकलती है छोटा नस, उसको फुसफुस धमनी कहा जाता है। ठीक है, तो ये खास बात था, इसको याद कर लीजिएगा, इसको बार बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ये किताब का पार्ट है। अब क्या पता चला हृदय में कितने पार्ट होते हैं? तो 4 पार्ट होते हैं। अब हम लोग हृदय का संरचना करेंगे। हृदय की संरचना क्या है? तो हृदय का आकार त्रिकोणा होता है, यानी मुट्ठी के आकार का होता है, लचीली होता है, पंप के जैसा, ये पंप के जैसा कार्य करती है। ये बाईं की तरफ झुका होता है, यानी हम लोग का दिल क्या है? बाईं की ओर क्या है? हल्का सा झुका हुआ है, दोनों पसलियों के नीचे है, फेफड़ों के बीच में है। मनुष्य के हृदय 4 भस्म होते हैं। वेश्म बोलो या वेश्म बोलो या कक्ष बोलो, मनुष्य के हृदय में कितने भाग होते हैं? तो 4 भाग। भाग नहीं पूछे तो वेश्म पूछे या कक्ष पूछे। कितने वेश्म होते हैं? तो 4। कितने कक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीले, बायां नीले, ये चारों भाग था जो आपको दिखा दिए। अब हम लोग नीचे थोड़ा कुछ नोट पॉइंट्स कर लेंगे हम लोग। अब फुसफुस धमनी, दायां नीले के अगले भाग की ओर एक बड़ी फुसफुस धमनी निकलती है। और रक्त वाहिनी, रक्त के परिसंचरण के लिए शरीर में 3 प्रकार की रक्त वाहिनी होती है। पूरे शरीर में
उसके बाद क्या होती है, धमनी होती है, शिरा होती है और केशिकाएं होती है। ये तीनों पार्ट यहाँ दिया हुआ है, धमनी, शिराएं, उसके बाद रक्त केशिकाएं, जो छोटे छोटे नस होते हैं, रक्त केशिकाएं छोटे छोटे नस को कहा जाता है। और जो दो पार्ट देखे थे, एक शिरा और एक धमनी, जो हम लोग का कार्य करती है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, रक्तचाप क्या है। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर हम लोग के शरीर में क्या होती है, फैलने का काम करती है। कितना ब्लड प्रेशर हम लोग के शरीर में पाया जाता है, वो उस चीज को यहाँ बताएगा। महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव रक्तचाप कहलाता है। इसमें 120 mm होता है बटे कितना, 180 माना जाता है। 120 बटे 80 mm पारे तक होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो ये रक्तचाप है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी याद रखिएगा। जो डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड प्रेशर हम लोग का क्या करता है, चेक करता है। तो इस चैप्टर का यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हो चुका। जितने भी इंपॉर्टेंट था मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें से बिहार बोर्ड का हर हालत में आपको क्वेश्चन आता ही है। अपने फ्रेंड को भी बोलिए ताकि इस ऐप में ज्वाइनिंग हो जाए। बहुत ही आसान भाषा में, सरल भाषा में परिभाषा को आप याद कर सकते हैं। थैंक यू। अब हम लोग सब्जेक्टिव खत्म होने के बाद ऑब्जेक्टिव पर लेंगे। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, विसरण द्वारा क्या होता है, जल का परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ देख सकते हैं, पानी एवं घुलित खनिजों का पौधों में स्थानांतरण होता है। तो जाइलम नलिकाओं द्वारा होता है। अभी हम लोग जस्ट समझे, पानी एवं घुलित खनिजों का पौधों में स्थानांतरण होता है तो किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। क्योंकि जाइलम नीचे से मूल रूप से पत्तों तक क्या करती है, पहुंचाने का कार्य करती है पानी और खनिज लवण को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं। मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, तो सुक्रोज पाए जाते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास, तो फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है। तो ऊपर और नीचे दोनों होता है, जो सब्जेक्टिव में अभी समझाया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस उत्तक द्वारा संपन्न होता है। तो जाइलम उत्तक द्वारा क्या होता है, संपन्न होता है, जो नीचे से ऊपर की ओर लेके जाती है। नया क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है। तो ये बात याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन के द्वारा खून लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है। तो धमनी कहलाती है, जो शुद्ध खून को दिल से पूरे शरीर में फैलाने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, हृदय के वेशमों का शिथिलीकरण कहलाता है। तो क्या कहलाता है, डायस्टोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है हम लोग का, हृदय के वेशमों के कितने प्रकार होते हैं। तो अभी हम सब्जेक्टिव में समझे कितने प्रकार होते हैं, तो 4 भाग होते हैं, दाया नीले, बाया नीले, दाया अलिंद, बाया अलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे, चलनी नलिकाओं के जीवद्रव्य के बीच डॉट के द्वारा संबंध स्थापित होता है। तो क्या होता है, छिद्र के द्वारा स्थापित होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, मृदा से जल का अवशोषण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो मूल रोम द्वारा क्या करता है, मृदा से जल का क्या करता है, अवशोषण करता है। पेड़ पौधा मूल रोम से जल द्वारा पत्तों तक क्या करता है, पानी को पहुंचाने का कार्य करती है। तो उसको क्या कहा जाता है, मूल रोम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, पौधों में जल का लगातार अवशोषण डॉट पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है, अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन पर क्या होती है, निर्भर करती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का मतलब, पेड़ पौधे मूल रोम द्वारा जितने भी दिन भर पानी को पीती है, ग्रहण करती है, सुबह वो पत्ते के रंध्र द्वारा क्या करती है, निकासी का काम करती है, निकल जाती है, उसी को क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का डॉट कहलाता है। तो क्या कहलाता है, रक्तचाप कहलाता है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, खास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है, उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित डॉट सहित रक्त प्लाज्मा को लसिका कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, WBC, व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है, इसको रेड ब्लड सेल कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ये तक हम लोग का क्वेश्चन था जो शुद्ध था NCERT से।
और इसको अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और उसके बाद फिर इस कंप्लीट होगा, फिर गाइड से भी कुछ ऑब्जेक्टिव खास पढ़ाया जाएगा। अपने फ्रेंड को भी बता दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।